आइए बच्चों, क्लास 10th का एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस पूरी वीडियो में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट में काफी सारा डेप्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा मिस मत करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम पेपर को फ्रेम कर रहे हैं, तो अगर आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जिस हिसाब से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से इस सेशन की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके आंसर करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें तब हो पाएंगी जब हमने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और उसको डेप्थ और डिटेल में पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में ही अलग अलग टॉपिक पर, चैनल पर हमारे अलग अलग टॉपिक को डेप्थ एंड डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। सो पुरानी वीडियो से एक बार जरूर विजिट करें। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक पर बेस्ड डेप्थ एंड डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो में और समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक मिनट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि जब सन से लाइट रेज आती है बेटा, जब सन से लाइट रेज आती हैं, तो एटमॉस्फेयर में काफी सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट के होते हैं, मॉइस्चर के होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सन से आने वाली लाइट रेज इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल्स पर पड़ती है, तो ये चारों तरफ बिखर जाती है, फैल जाती है। इसी को कहते हैं बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार फिर से, जब सन से लाइट रेज आती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो अर्थ की सरफेस के पास जब आती है, तो अर्थ की सरफेस के आसपास आपने देखा होगा काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर के पार्टिकल्स होते हैं, और इस तरीके से अदर गैसेस के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो जब सन की लाइट रे आ करके इन पार्टिकल्स पर टकराए और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, या कह सकते हैं फैल जाती है, ठीक है, आती तो जो सन से आने वाली लाइट है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में आती है, लेकिन इन पार्टिकल्स से टकरा करके वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए एक बार बुकिश लैंग्वेज भी हम लोग कवर कर लेते हैं। द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, मतलब लाइट के पाथ का डेविएशन, और वो भी कैसा, रेंडमली, मतलब कभी इधर हो रहा है तो कभी उधर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, जैसे कि सन है, ये हमारा क्या है बेटा, सन, ठीक है, और सन से लाइट रेस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ रही है, और यहां पर काफी सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल उठा करके इन लाइट रेस को एब्जॉर्ब करेंगे और रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, इनको भेज देंगे। ठीक है, किसी भी पाथ में, किसी भी रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, डेविएट कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वहीं यहां बोला गया है कि रेंडमली, बोले क्या, रेंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में या चारों तरफ उस आने वाली लाइट रेस को, बीम ऑफ लाइट को क्या करती हैं, वो फैला देती हैं। कब, when it falls on the suspended particles present in atmosphere, जब एटमॉस्फेयर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर ये लाइट रेस पड़ती हैं, तो ये लाइट रेस क्या होती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल के द्वारा किसी भी डायरेक्शन में या ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर दी जाती हैं, डेविएट कर दी जाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, काफी सारा डिटेल में डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, मिस मत करिएगा पूरी वीडियो को। ठीक है, और काफी सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को कवर किया गया, सो मिस मत करिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहा गया। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर लाइट की स्कैटरिंग होती है, अगर एक लाइट आने वाली लाइट रे अगर स्कैटर हो रही है, तो उसकी स्कैटरिंग, जो उसमें बिखराव होगा उसके पाथ में, या उसके पाथ में जो डेविएशन होगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि जिन पार्टिकल्स से वो टकरा रही है, उन पार्टिकल्स का साइज क्या, कितना है या क्या है या कैसा है, और दूसरा जो लाइट रे आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है।
ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। ठीक है, सो याद रखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है जिन पार्टिकल से ये लाइट रे हमारी टकरा रही है उन पार्टिकल्स का साइज क्या है। दूसरा फैक्टर वो जो लाइट रेज आ रही है उन लाइट रेज की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, सो क्या इतना ही सफिशिएंट है? नहीं, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी या सीबीएसई घुमा करके पूछ सकता है, एंड दैट इज स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल्स की होल पावर 6। यहां पर डी का मतलब क्या हो गया? डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। तो याद रखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के साइज के यानी पार्टिकल्स के डायामीटर के 6th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा। दूसरा, वो निर्भर करती है किस कलर की वेवलेंथ है या वेव जो लाइट रे आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो याद रखिएगा जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 6th पावर ऑफ द डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर डी का मतलब है डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां जो लैम्डा आया है बेटा, इस लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर हो गया? जो लाइट रे आ रही है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर के, उसकी वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जिन पार्टिकल से टकरा रही है उन पार्टिकल्स के डायामीटर की 6th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो फैक्टर्स याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं। अब आप सभी को पता, अदर स्टेट बोर्ड्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले रहे हैं जो हायर लेवल के हैं या डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। तो इस पूरे वीडियो में जो भी नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट से या उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को और डिटेल्ड एंड डेप्थ में एनालिसिस करके बनाया गया है। ये सारी प्रेजेंटेशन या वीडियो बनाई गई है, प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाई गई है, या उन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को कवर किया गया इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो उस हिसाब से वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और जो सीबीएसई कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी टॉपिक पर बेस्ड, जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं उन पर बेस्ड काफी डेप्थ एंड डिटेल पर बेस्ड, या कह सकते हैं जो बुक में नहीं दिए गए ऐसे क्वेश्चंस भी जो फ्रेम कर लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें हमारी तैयारी भी करनी होगी। तो स्टार्टिंग से ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलें, और किसी भी टॉपिक को उतना ही ना पढ़ें जितना वो एनसीईआरटी में दिया गया, और भी ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें उस टॉपिक को जो हमारी बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे 2-3 किताबों को और पढ़ करके इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, सो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। नाउ देखिएगा 2-3 बातें ध्यान देखिएगा। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनी ब्लू लाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। आप सभी को पता है कि सारे पार्टिकल्स एक साइज के तो होंगे नहीं। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो उसमें जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो किसको स्कैटर करते हैं? याद रखिएगा ब्लू कलर की लाइट को। वहीं जो पार्टिकल लार्जर साइज के हैं वो किस कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं? रेड कलर ऑफ लाइट। तो इससे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक रीजनिंग बेस्ड, काफी बच्चे हमारे जो पुराने जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर टॉपिक को पढ़ पढ़ करके वहां पर काफी सारे नए क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किए जाते हैं, या कैसे पढ़ा जाता है, सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है, या बुक रीडिंग कैसे की जानी चाहिए, वो भी साथ में टिप्स देते रहते हैं। सो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और यहाँ पर अभी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे भी चल करके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम करे जाएंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर लिया गया। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर यह बात क्लियर करनी है हमें कि जिन पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है, यानी ब्लू कलर की जो जिन पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है, वो किसको, कौन सी वेवलेंथ को या किन कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू कलर ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, अब जिन पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, जिन पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसी सिचुएशन में वो पार्टिकल्स किस कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे? रेड कलर ऑफ लाइट को। ठीक है, अब इसी को घुमा करके पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, इसी में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब फिर कहोगे कि बोले क्या ये सब तो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, क्वेश्चन बैंक में दिया नहीं गया था। ठीक है बेटा, नहीं दिया गया कोई बात नहीं, बट आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में और डेप्थ में उसके कॉन्सेप्ट को समझना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और एज अ टीचर जो भी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि केवल उतना ही ना पढ़ाएं कि जितना एनसीईआरटी में है, उस टॉपिक के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में और डेप्थ में एनालाइज करके आप तक पहुंचाएं। बिकॉज जिस हिसाब से अगर पेपर बदल रहा है तो आपको आपके पढ़ाई का तरीका भी बदलना पड़ेगा, और एज अ टीचर फॉर मी मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा।
तो आइए ध्यान से कवर करते हैं। अब यहां पर ये बात तो पहले से क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल्स काफी छोटे साइज के होते हैं वो ब्लू कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, और जिन पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो रेड कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस पर क्वेश्चन कैसे घुमा करके बनता है। ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका साइज है, मान करके चलिए, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर का है। ठीक है, और एक पार्टिकल है 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर का है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का साइज है 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9। ठीक है, सो आप सभी को पता है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इसका साइज छोटा है और इसका साइज क्या, सॉरी, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। ठीक है, कंपैरेटिवली इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो अब ऐसे बोलेगा देयर आर टू पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, one size is 2 into 10 to the power -6 meter and another size is 2 into 10 to the power -9 meter. ठीक है, which color of light will be scattered by these two particles? तो बोले ये किसको स्कैटर करेगा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ये रेड कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, और इसका जो साइज है वो और छोटा है, तो अगर इस पार्टिकल का साइज छोटा है तो ये किसको स्कैटर करेगा, ब्लू कलर ऑफ लाइट को। क्यों? क्योंकि जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। तो ऐसे नहीं पूछेगा कि वेरी फाइन पार्टिकल किसको स्कैटर करते हैं, ऐसे भी बना करके दे सकता है। बोलेगा पार्टिकल का साइज लिख करके दे दे और बोले बताओ कि कौन किसको स्कैटर करता है, तो बना यहीं से क्वेश्चन। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, बुक रीडिंग पढ़ो, जहां पढ़ो जिससे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ना चालू कर दो पूरे साल। ठीक है, बिकॉज जिस हिसाब से पेपर फ्रेम किया जा रहा है, मैं हर वीडियो में अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर सीबीएसई ने अपने पेपर पूछने के तरीके को बदल दिया है तो एज अ स्टूडेंट आपको भी अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, एंड एज अ टीचर फॉर मी मुझे मेरे पढ़ाने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी लाइन पढ़े उसको रटे नहीं कि बोले क्या वेरी फाइन पार्टिकल को बोले कौन स्कैटर करता है, ब्लू, और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको स्कैटर करता है कौन, वो पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं रेड कलर ऑफ लाइट को। तो इसको भी और अलग अलग लेवल पर क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रेम कर सकते हैं। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको घुमा सकते हैं। बोले क्या, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोले क्या, ये चीज और याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया कि जैसे ब्लू कलर है तो इसकी जो वेव लेंथ है, ध्यान से सुनना, वेव लेंथ वो लेस होगी, कम होगी, कैसी होगी, लेस होगी। और जो रेड कलर है उसकी जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ वो कैसी होगी, हाइयर होगी, और इसकी स्मॉलर होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब याद करो, बोले क्या, एक पार्टिकल है, ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा करके यहां पर ऑब्जेक्टिव बनाएगा। एक पार्टिकल है वो लेस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करता है, वो लेस, उसने ब्लू नहीं बोला, ब्लू की वेवलेंथ कैसी होती है, कम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक पार्टिकल है वो लेस वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो वो कौन सी, वो जो पार्टिकल है उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मीडियम साइज होगा कि बहुत नहीं होगा? तो इसे ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। तो बोले क्या, अब जो पार्टिकल है वो ऐसी लाइट को स्कैटर कर रहा है जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम। अब जिसकी वेवलेंथ कम है वो कौन सी होती है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो वायलेट कलर की लाइट होती है। तो वायलेट लाइट को कौन स्कैटर करता है, छोटे पार्टिकल, तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स छोटे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन और फ्रेम कर पा रहे हैं, मैंने तो एक हिंट दिया है, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि आपका दिमाग दौड़े, बिकॉज इस तरीके से नए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर में जिस हिसाब से पूछे जा रहे हैं तो आप वहां तब कर पाएंगे जब आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, बिकॉज वहां पर तो मैं नहीं हूंगा ना, आपके टीचर्स वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, सो आपको अपना दिमाग दौड़ाना आना चाहिए, आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने आने चाहिए। तो अगर आपका इस वक्त दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा है तो आप भी कुछ क्वेश्चंस अगर फ्रेम कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक को, डेप्थ में, डिटेल में अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 9th क्लास से जुड़ा हुआ है तो चैनल पे अब रेगुलर 9th क्लास की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सो उसको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर कह रहा है इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्जर इनफ, मतलब अब पार्टिकल का साइज बहुत है बड़ा हो जाए, बहुत है बड़ा का मतलब समझ रहे हो, लार्ज इनफ, बहुत है बड़ा हो जाए, देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमारी कैसी नजर आएगी, व्हाइट कलर की नजर आएगी। इसलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी में जो नहीं दिया वो भी कवर करना है। क्लियर हो गया?
ठीक है, क्योंकि वो अगर वो पूछ ले रहा है जो उसकी किताब में नहीं दिया तो उसको पढ़ करके चलना हमारा धर्म और कर्म बन जाता है, इतना समझ लो। ठीक है, तो केवल उतना ही ना पढ़ो जितना एनसीईआरटी में दिया गया, उसके बाहर का भी पढ़ो, जितना ज्यादा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जितना ज्यादा डेप्थ में डिटेल में आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इससे आपका भी बेनिफिट होगा कि भाई जब पढ़ना है तो उसको और अच्छे से पढ़ा जाए, केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़िए, अगर आप आने वाले सेशन में अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, यहां पर बताया गया कि अगर पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाए, लार्ज इनफ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो लाइट स्कैटर होगी वो कैसी नजर आने लगेगी, व्हाइट नजर आने लगेगी। इसी वजह से आप सभी ने देखा होगा जो क्लाउड्स होते हैं, काफी बार जो क्लाउड का कलर होता है वो कैसा नजर आता है, व्हाइट नजर आता है, बिकॉज जो क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, मतलब वो जो क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो क्लाउड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो आने वाली लाइट की वेवलेंथ से कहीं ज्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब इस तरीके की स्कैटरिंग होगी तो जो लाइट रेज हैं वो आपको कैसी नजर आएंगी, व्हाइट कलर की लाइट रेज नजर आएंगी। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी नोटिस किया हो तो जैसे यहाँ पर बादल है तो बादल के चारों तरफ अगर इस तरीके से यहाँ पर एकदम व्हाइट कलर की लाइट रेज बादल के पीछे से निकलती हुई नजर आती हैं, नोटिस किया? सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा कि अगर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू द आने वाली लाइट की वेवलेंथ के साइज से, ऐसी सिचुएशन में जब लाइट स्कैटर होगी तो वो कैसी दिखाई देगी, व्हाइट कलर की दिखाई देगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से सीबीएसई में बार बार रिपीट कर रहा हूं, सीबीएसई अगर नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है तो नए टॉपिक को और एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा करके उस टॉपिक को डेप्थ में डिटेल में तैयार करना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर हो गया? बिकॉज अगर आ जाएगा तो हम ये ब्लेम करते हुए नहीं करेंगे कि बोले उन्होंने ऐसा कर दिया। हमने कितनी तैयारी करी, उन्होंने तो अपना अपडेट कर लिया, हमने अपने आप को अपडेट किया, हम अपने आप से पूछने वालों में से। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। अगला क्या है, अगर रेड लाइट है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ इज अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। याद रखिएगा यहां पर रेड कलर की जो लाइट होती है, हमने आपको पहले बताया था वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की, और वेवलेंथ कम किसकी होती है, ब्लू की। तो यहां पर जो रेड की वेवलेंथ है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ किसकी, रेड की, वो ज्यादा होती है। बोले कितना ज्यादा होती है, 1.8 टाइम्स ऑफ लैम्डा ब्लू। बोले क्या, ब्लू कलर की लाइट के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की लाइट की, वो 1.8 टाइम्स, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर की लाइट की 1.8 टाइम्स से ज्यादा होती है। सो याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी ने इसको तो टिंडल इफेक्ट के बारे में 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में कहां पढ़ा होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो क्या होता है टिंडल इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा। आप सभी ने देखा होगा कि जब लाइट कभी भी कोलाइडल पार्टिकल से, डिस्पर्स फेज के कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, तो जो लाइट का पाथ है, लाइट का रास्ता है, वो लाइट हमें दिखाई देने लगती है। अब इसी पर एक सीबीएसई का क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू भी कवर किया है लास्ट सेशन में, वो भी मैं बताता हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जैसे ये एक रूम है, जैसे एक रूम बना था, सीबीएसई का क्वेश्चन था, और यहाँ पर विंडो थी। ठीक है, तो इस विंडो से लाइट रेज आती हुई दिख रही थी, इस विंडो से आती हुई लाइट रेज दिख रही थी। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो लाइट रेज, हमें लाइट का जो पाथ है अगर वो विजिबल है, इस कमरे में ये खिड़की लगी और खिड़की के पीछे सन से लाइट रेज आ रही हैं, और ये जो लाइट रेज आ रही हैं इनका जो पाथ है अगर वो हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसी क्या चीज हम कर दें, ऐसी क्या चीज हम कर दें कि इनका जो पाथ है वो हमें दिखाई ना दे, इनका जो पाथ है वो हमें दिखाई ना दे, वो चीज क्या करें? तो द आंसर वाज, इस रूम में जितने भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, इस रूम में जितने भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, वैक्यूम पंप लगा करके इन सभी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को खींच लिया जाए। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को खींच लिया जाएगा तो लाइट रेज का आने वाला जो पाथ है वो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी लाइट रेज विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, सो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि जब एटमॉस्फेयर के कोलाइडल पार्टिकल से जब कोई भी लाइट रे टकराती है तो लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, लाइट के रास्ते जो होता है या लाइट की जो वेव होती है, बीम जो होती है, वो हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है ना, उन्हीं से वो टकरा रही है,
और टकराने के कारण ही उसका जो पाथ होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया। अब देखो टिंडल इफेक्ट तो बेसिक सा सिंपल सा है कि बोले क्या यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन घुमा करके कैसे पूछा गया कि एक स्टूडेंट या बच्चे का नाम लिया गया कि बोले क्या जब वो सुबह उठता है तो उसने देखा कि सनराइज हो रहा है और सन की लाइट रेज एक कमरे में आ रही है खिड़की से, और उसने देखा कि बोले क्या लाइट की जो पाथ है वो उसको विजिबल है, दिखाई दे रहा है। तो वो ऐसा क्या करे कमरे में कि उसको जो वो विंडो से आने वाली लाइट रेज हैं उसका पाथ उसको दिखाई ना दे। तो यहां पर किसका कॉन्सेप्ट लगा? टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट लगा। तो द आंसर वाज कि वैक्यूम पंप लगा करके जितने भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन सभी को क्या कर ले, अगर वहां से रूम से हटा दिया जाए तो ये जो टिंडल इफेक्ट के कारण सन की लाइट रेज का पाथ विजिबल है यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो अब हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो क्या होता है टिंडल इफेक्ट? याद रखिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। बोले क्या, व्हेन द लाइट रेज इज पास्ड थ्रू द कोलाइडल डिस्पर्जन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है, कोलाइडल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, अगर वहां से पास कराई जाए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देन इट मेक्स द बीम ऑफ लाइट विजिबल। तो जाने वाली जो बीम ऑफ लाइट है वो उनसे टकराने के कारण वो हमें दिखाई देने लगती है। टकराने के कारण फैल जाती है, दिस इज स्कैटरिंग। लेकिन टकराने के कारण जो उसका बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एटमॉस्फेयर के जब सन की लाइट रेज आती हैं तो एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल से वो टकरा करके चारों तरफ फैल जाती हैं, दिस इज स्कैटरिंग। बट एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करने पर जो उनका पाथ है वो विजिबल हो जाता है, एंड दिस इज टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एज द अर्थ एटमॉस्फेयर, आप सभी जानते होंगे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अर्थ का एटमॉस्फेयर किस टाइप का मिक्सचर है। याद रखिएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। किसका है भाई? माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, इसमें स्मोक भी होती है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी पानी की बूंदें भी होती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स हमेशा सस्पेंडेड मतलब एटमॉस्फेयर में लगभग फैले हुए होते हैं। क्लियर हो गया? जिसके कारण क्या होता है, सो व्हेन द बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो जब सन की लाइट जब किससे पास होगी? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर में इतने टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है इन सभी टाइप्स ऑफ पार्टिकल से वो जो बीम ऑफ लाइट है, सन की लाइट है, वो क्या करेगी? टकराएगी, स्ट्राइक करेगी। और स्ट्राइक करने के कारण क्या होगा? इट स्ट्राइक्स दिस पार्टिकल्स, वो इन्हीं पार्टिकल्स को क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। और जो पाथ ऑफ बीम लाइट है, लाने वाली बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। सो कहने का मतलब बस साफ सुथरा इतना है कि एटमॉस्फेयर में काफी सारे स्मोक के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, मॉइस्चर के पार्टिकल, इस तरीके से तरह तरह के पार्टिकल्स होते हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी के कारण एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैसा मिक्सचर कहलाता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। याद रखिएगा, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यहां लगा कि नहीं लगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर? होमोजीनस, हेट्रोजीनस। ठीक है, सो जो हमारा एटमॉस्फेयर वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उसमें स्मोक के पार्टिकल, डस्ट के सस्पेंडेड पार्टिकल, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स और काफी अदर गैसेस के पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं। इसी कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो जब कभी भी बीम ऑफ सनलाइट, सन से आने वाली बीम ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में इन सभी पार्टिकल्स को क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के कारण जो आने वाली बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ हमें दिखाई देने लगता है, और इसी को कहते हैं क्या बेटा? टिंडल इफेक्ट। बट याद रखना, अब टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड, इस पर जुड़ा हुआ एक एरोप्लेन का काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का और पूछा काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है। सो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। मतलब आप सभी जब बड़े हो जाएंगे, या इंस्टाग्राम तो सरकाते रहते हैं रील आप लोग, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे काफी सारे ऐसी रील्स होंगी जहां पर कुछ छोटे छोटे दोस्त या बड़े बड़े दोस्त जो है वो लोग वहां पर कैंपिंग करने जाते हैं या इस तरीके से वहां पर एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो कैनोपी होती है, वो तंबू जिसमें वो रह करके रुकते हैं रात भर, तो जब वो सनलाइट सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा होता है, पहाड़ों के बीच से सनलाइट आती है,
तो काफी बार ऐसा होता है उस कैनोपी का अगर कोई पार्ट खुला होता है तो वहां पर जब लाइट बीम ऑफ लाइट इंटर करती है तो उसका पाथ हमें दिखाई देने लगता है कि किस रास्ते से सनलाइट आ रही है या बीम ऑफ लाइट आ रही है। ऐसा तब भी होता है जब हम किसी रूम में हो और सन की लाइट रे आ रही हो किसी छोटी सी खिड़की से या कमरे में किसी छोटे से छेद से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई द कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू। आप सभी ने देखा होगा आसमान का कलर आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन उठा करके यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या किसी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कि बोले क्या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर होगा क्या। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है? स्काई अपीयर्स ब्लू। आप सभी ने देखा होगा लगभग दिन के समय में जब आप आसमान को देखेंगे तो आसमान कैसा दिखाई देगा? नीला ही दिखाई देगा। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। क्लियर हो गया? सो दे स्कैटर द लाइट शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज द ब्लू कलर। अच्छा, अब इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको समझने से पहले इसको रिवाइज कर लो। बोले क्या कि जब लाइट स्कैटर होती है तो किन बातों पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है? पहला पार्टिकल के डायामीटर की 6th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, जो काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर वो लाइट को स्कैटर करेंगे तो कौन सी कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे? ब्लू कलर ऑफ लाइट को। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर। जब दिन के समय क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो छोटे साइज के होते हैं वो उस लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, उस लाइट को स्कैटर करते हैं जिनका जो वेवलेंथ है वो कम है। क्लियर हो गया? तो इसके कारण क्या होता है कि जो और वेवलेंथ कम किसका है? ब्लू कलर का है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यही जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है यही हमारी आंखों में क्या होती है? इंटर करती है। कहने का मतलब क्या है कि सन से जब लाइट रेज आती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर ऑफ लाइट या कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं और स्कैटर होने पर यही ब्लू कलर ऑफ लाइट जो होती है, जो फैली हुई है, स्कैटर कर दी गई है एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, यही हमारी आंखों में क्या होती है? इंटर करती है और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। स्काई सीम्स टू बी ब्लू। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट, बोले क्या? स्काई अपीयर्स ब्लैक। अब यहां पर यही मैं बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना। बोले क्या? इट शुड बी नोटेड दैट द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लैक। अब ध्यान से देखो, अब हम यहां से आसमान को देख रहे हैं तो हमें तो नीला दिखाई दे रहा है। हमें नीला क्यों दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना, इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान करके चलो सन और ये है एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इतनी दूर तक ही होते हैं, खास तौर पे बहुत ऊपर ऊंचाई पे नहीं होते। समझना पूरी। क्लियर हो गया? ये पूरा एटमॉस्फेयर था और इसकी इस ऊंचाई तक फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये है हमारा आसमान। ठीक है, हमारा जो आसमान का जोन है वो ये वाला जोन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एटमॉस्फेयर का जो जोन है वो ये वाला है, ये व्हाइट वाला। फॉर एग्जांपल ये ब्लू हमें जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब हम यहां पर होते हैं एज अ चिंटू मिंटू, छोटा छोटा बउआ लोग टाइप का, ये ना, एक मिनट। तो जब हम यहां पर होते हैं तो यहां पर होते हैं, ये अर्थ की सरफेस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब सन की लाइट रेज यहां पर इंटर करती हैं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा क्या होती हैं? फैला दी जाती हैं। तो पार्टिकल अगर छोटे साइज के हैं तो अगर पार्टिकल छोटे साइज के वो सबसे ज्यादा स्कैटर किसको करेंगे? ब्लू कलर को करेंगे। तो ये ब्लू कलर ऑफ लाइट हमें यहां तक इंटर करेगा हमारी आंखों तक और हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग एरोप्लेन में पहुंच करके, एरोप्लेन में बैठ करके थोड़ी सी सफिशिएंट हाइट पर चले जाएं, क्लियर हो गया, और आसमान हमें अब नीला दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्या होगा? क्लियर है? अब क्या होगा? अब आने वाली सनलाइट जो होंगी इन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा अब स्कैटर नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ा सा कम रेंज तक उड़ती हैं। ये जो डस्ट होती है, धूल होती है, ये ज्यादातर एक थोड़ा सा लिमिटेड जोन तक रहती है। उसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए नहीं नजर आते हैं। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, स्मोक, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और अगर हमारा प्लेन उस ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं एटमॉस्फेयर को, तो ये एटमॉस्फेयर की लोअर जोन को बनाते हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर की अपर जोन है, बाहरी जोन है,
यहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स इस तरीके के नहीं पाए जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब स्मोक पार्टिकल्स नहीं पाए जाएंगे तो आने वाली जो सनलाइट है वो इनसे स्कैटर नहीं हो पाएगी। अब जब स्कैटर नहीं हो पाएगी तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन वहीं जब हम अर्थ की सरफेस में होंगे तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इन आने वाली लाइट रेस को स्कैटर कर देंगे, और जिन पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है वो ब्लू कलर ऑफ लाइट को ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, या एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें स्काई ब्लू दिखने लगता है। लेकिन जब हम एक एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो या इन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की ऊंचाई से ऊपर चले जाते हैं, पहुंच से ऊपर चले जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब हम आसमान को देखेंगे तो आसमान हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? वही बोला गया, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लैक। बोले किसको? पैसेंजर्स फ्लाइंग एट द हायर एल्टीट्यूड बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट द हाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। ऐसी प्रोमिनेंट हाइट पे, ऐसी सफिशिएंट हाइट पर लाइट की स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, 2-3 बातें याद रखिएगा। बोले क्या, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। डेंजर सिग्नल, अब बोले क्या, ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा वहां पर भी रेड है, ट्रेन में कभी सफर किया होगा तो उसके भी रेड वाला सिग्नल और येलो और ग्रीन रहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, आप सभी ने देखा होगा छोटे से ई रिक्शा या ऑटो में कभी सरिया लाद दी जाती है, और वो सरिया का पोर्शन या लोहे का आर्टिकल बड़ा सा अगर वो बाहर आ रहा होता तो उसमें दुपट्टा या रेड कलर का बोरा या कोई भी रेड आर्टिकल उसके ऊपर लटका दिया जाता है। या डेंजर सिग्नल्स जितने भी बनाए जाते हैं वो सब रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। या आप सभी ने देखा होगा वो जो खासतौर पे अगर मूवीज में खासतौर पे अगर देख लिया हो कि वो जो स्नाइपर्स होते हैं या कभी वो रे का अगर यूज करते हैं तो जनरली वो रेड कलर की रे का ही यूज करते हैं। तो रेड कलर क्यों, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले इस वाली चीज को ध्यान से देख लेना। बोले क्या कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर ये ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, और वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब कैसे बनाए जाते हैं, रेड कलर के। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको यहां पर भी बताया कि बोले क्या, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को उठाओ। बोले कौन कौन से कॉन्सेप्ट को? एक इस कॉन्सेप्ट को कि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के, मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो होगा क्या है, ध्यान से देखना। जो हमारी रेड है उसकी जो वेवलेंथ का मतलब, वेवलेंथ का सिंबल याद रखिएगा, लैम्डा होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब यहाँ पर वेवलेंथ की यूनिट भी पूछा जा सकता है, वेवलेंथ की यूनिट भी पूछी जा सकती है कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, अब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है आप लोग बताइएगा। दूसरी बात, अब जैसे कि वेवलेंथ की यूनिट एनसीईआरटी में या फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, किसी रेफरेंस बुक में नहीं दी गई, तो क्या हमें पता नहीं होनी चाहिए? हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी, ये भी तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये जिज्ञासा होनी चाहिए, बिकॉज साइंस ले रखी है। तो साइंस में अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे प्रश्न उठने चाहिए, ये विचार आने चाहिए कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है। अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इस तरीके से पढ़ना चालू करो, ठीक है, तब नई चीजें आप एक्स्ट्रा डिस्कवर कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, समझ पाओगे। और एनसीईआरटी या सीबीएसई उन्हीं चीजों को पूछ रहा है। वापस आते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है। क्लियर हो गया? किसके द्वारा? फॉग के द्वारा, स्मोक के द्वारा। सो दे आर विजिबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि सिंपल सी बात यह है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर होगी। तो जैसा कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये कम स्कैटर होती है। क्या होती है बेटा? कम स्कैटर होती है। और जब कम स्कैटर होगी तो कम स्कैटरिंग होने के कारण ये लंबी डिस्टेंस तक चल पाती है, लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। कौन सी कलर ऑफ लाइट? रेड कलर ऑफ लाइट। इसी कारण लंबी दूरी तक दिखाई दे कि हाँ भाई डेंजर सिग्नल है,
रुक जाइए, दूर तक दिखाई दे, लोगों को काफी पहले पता चल जाए या वो सिग्नल काफी पहले विजिबल हो जाए। इसी कारण जितने भी डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो सब रेड कलर के बनाए जाते हैं। रीजन मीन जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो कैसी है बेटा, कम, और वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा। तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी तो लंबी दूरी तक ये रेड कलर विजिबल होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात, द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू। क्लियर हो गया? ब्लू की वेवलेंथ की 1.8 टाइम्स जब आप करेंगे तब जाकर के क्या होगी, बोले क्या, रेड कलर की वेवलेंथ आपको दिखाई देगी, रेड कलर की वेवलेंथ उतनी होगी। बोले क्या, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ब्लू की वेवलेंथ की 1.8 टाइम्स किसकी की वेवलेंथ क्या होगी, रेड कलर की वेवलेंथ। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को घुमा करके ऐसे भी पूछ सकते हैं, लैम्डा आर, क्लियर हो गया, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है अपॉन लैम्डा ब्लू कितनी होगी 1.8। इसे ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसको और कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है, जो नए क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आपने पढ़े और फ्रेम किए हैं, साथ ही साथ पढ़ने के दौरान आप कमेंट में जरूर करके लिख करके कमेंट जरूर करें और लिख करके जरूर बताएं कि वो और कौन से नए क्वेश्चंस हैं जो आपने इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान आपके द्वारा नए डेवलप हुए। दूसरी बात, 2-3 बातें ध्यान से समझ लीजिए कि अब इस तरीके से कई क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर। इसी को कहते हैं मिड ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करना, इसी को कहते हैं मिड ऑफ द चैप्टर पढ़ना। तो जब आप किसी भी टॉपिक से पढ़ो, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इस बात को समझ लो। इस छोटे से टॉपिक को पढ़ाया अच्छे से डिटेल में, डेप्थ में, और काफी सारी चीजें ऐसे कवर की जो हमारे बुक का हिस्सा या सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, बट स्टिल कवर की बिकॉज सीबीएसई उन सब चीजों को पूछ ले रहा है। दूसरी बात, अगर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पढ़ के चलना चाहिए, उसकी डेप्थ में, डिटेल में, जिज्ञासावश, बिकॉज हम साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस का काम क्या, जिज्ञासा। तो हमारे मन में जितना लिखा है उतना ही जान लें और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान करके चले, क्योंकि पेपर इसीलिए टफ लग रहा है हमको, ठीक है, बिकॉज हमें वो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, बट उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आप भी थोड़ा सा डेप्थ एंड डिटेल में उसकी एनालिसिस करें, केवल उतना ही ना पढ़ लें जो कितना एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद भी कैसे यहाँ पर आपने देखा काफी सारे नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करके दिखाए, और आप कहोगे कि एनसीईआरटी के पीछे ये क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं है, तो कैसे हम तैयार करें? तो बेटा ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज आने वाला सेशन भी आपके लिए काफी टफ होगा, पेपर भी आपको टफ नजर आएगा। सो जो फीडबैक इस सेशन के बच्चों का, वही फीडबैक फिर आपके सेशन के बच्चों का होगा, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, टॉपिक्स को डेप्थ और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों की मदद हो सके, और आप भी जितनी पुरानी चैनल पर पड़ी हुई वीडियोस हैं उनको एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। दूसरी बात, मेरी कोशिश इंपॉर्टेंट बताने की बहुत बाद में रहती है। सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जो भी टॉपिक है बच्चे के सिलेबस में, वो बच्चा उस टॉपिक को समझे, पहली प्रायोरिटी है। फिर आखिरी में इंपॉर्टेंट, आप सपोज करो हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ाएं और इंपॉर्टेंट ना है जिस हिसाब से पेपर बन रहा है, तब तो वो जो चूरन इंपॉर्टेंट का आपको दे रहे हैं हम, वो तो मामला गड़बड़ा गया ना। वो जो इंजेक्शन आपको इंपॉर्टेंट का लगा रहे हैं वो तो गड़बड़ा गया मामला, तो जिस हिसाब से स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पेपर फ्रेम कर रहे हैं। तो अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, डेप्थ में, डिटेल में अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, क्या क्या अब आपने वीडियो पर देख लिया, क्या क्या चीजें समझ में आई, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहा करें बीच में, और फिर वो सारे पॉइंट्स समझ करके अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। फिर इसी टॉपिक को जाकर के अपनी अदर बुक से पढ़े, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक एक टॉपिक को डेप्थ में। दूसरी बात, अब इस टॉपिक को मैंने देखा लगभग 30 आधे घंटे की वीडियो है, तो एक एक टॉपिक जो है आधे घंटे का बेस्ड हो जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए मैं अभी वन शॉट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वन शॉट बनाऊंगा तो केवल इंपॉर्टेंट ऊपर टॉपिक को मैं समझा पाऊंगा, बट मेरा पर्पज वो नहीं है। बिकॉज जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं फिर से कहूंगा कि आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, और एज अ टीचर मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। मुझे और भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ों को और किताबों से पढ़ करके इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड हायर लेवल पे जाकर के उसको समझाना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। बिकॉज कैसी भी गेंद आए, कैसा भी पेपर पूछा जाए, हमें अपने आप को सक्षम बनाना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमारी सोच और हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, और दोस्तों तक इस वीडियो की पहुंचाने की। और जो बच्चे 10th क्लास में हैं या आपके संपर्क में 11th-12th के हैं, उनके लिए भी क्लास 11th और 12th का कंटेंट एक दूसरे चैनल पर अपलोड हो रहा है, और मैथ्स कवर करनी हो तो आप
वहां से उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक यूट्यूब चैनल के, इस वाले यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। या चैनल पे जाएंगे तो वहां पर रिलेटेड चैनल या सिम चैनल आप करके ढूंढेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है, चैनल के होम पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नए क्वेश्चंस आपसे जरूर फ्रेम हुए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।